आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की परिभाषा, भेद और उदाहरण। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से विराम चिन्ह इतनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि आपको कभी भी इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप अच्छे से वाक्य को देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा विराम चिन्ह कहां पर लगेगा। ये वीडियो 6 to 12 तक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी विषय के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी होना अति आवश्यक है। देखो, नाम से ही हमें पता चलता है कि विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, विराम का अर्थ क्या होता है? विराम करना। हम बोलते हैं ना, साधारण भाषा में भी हम बोलते हैं कि थोड़ा विराम कर लीजिए, अरे विराम करो, मतलब रुको। इसी प्रकार हम वाक्यों को लिखते हुए पढ़ते समय बीच में रुकेंगे, विराम करेंगे, तो वहां पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वाक्य का अर्थ जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। इस प्रकार हमें विराम चिन्ह लगाना अति आवश्यक होता है। यहाँ पर परिभाषा दी है, विराम चिन्ह की परिभाषा देखिए। विराम का अर्थ होता है विश्राम करना या रुकना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं, क्योंकि वाक्य लिखते हैं तब विराम को प्रकट किया जाता है कि कहां पर हम विराम लेंगे, कहां पर रुकेंगे, तो उसके लिए हमें चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं विराम चिन्ह। अगर मैं साधारण शब्दों में अगर आपको बताऊं तो वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है ना, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है, जिससे भाषा क्या हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि आगे वाला क्या कहना चाह रहा है या फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष शब्दों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, है ना, कि लिखित भाषा में ठहराव को दर्शाना भी पड़ता है ना, कि कहां पर रुके, कहां पर विराम लिया, कहां पर हमने विश्राम किया, तो कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का अर्थ होता है विश्राम करना या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये तो विराम चिन्ह के बारे में हमने जाना। आगे उदाहरण के लिए देखिए आप विराम चिन्ह के बारे में। उदाहरण के लिए, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे विराम चिन्ह का कौन सा विराम चिन्ह है? कि पूर्ण विराम है, कि अंत में पूर्ण विराम क्या है? कि वाक्य पूरा होते हुए हमें तो कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, कि वाक्य किसी भी भाषा का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मराठी का हो, पंजाबी का हो, तेलुगु का हो, उसमें विराम चिन्ह अवश्य लगता है। तो उसके बिना वाक्य पूर्ण ही नहीं होता। चाहे तो साधारण वाक्य में अंत में पूर्ण विराम ही क्यों ना लग जाए, तो अंत में ये जैसे आप देख पा रहे होगे ऐसे चिन्ह लगाया है, तो ये है पूर्ण विराम। तो राम स्कूल जाता है, मैंने खाना खा लिया है, यहाँ पर भी वाक्य पूरा हो चुका है और हमने पूर्ण विराम लगाया है। ठीक है, तो ये तो हो गए उदाहरण। तो आगे है, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सही से न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो हमें देखना यह भी होता है कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाएगा। अगर विराम चिन्ह का प्रयोग हम सही जगह पर नहीं करेंगे तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। ठीक है, वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम विराम कहां पर ले रहे हैं, हम विश्राम कहां पर कर रहे हैं, तो वहीं पर क्या लगाया जाता है? विराम चिन्ह का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, आपको समझाती हूं मैं कैसे अस्पष्ट हो जाता है, कैसे अर्थहीन हो जाता है। जैसे ये वाक्य दिया है, रोको मत जाने दो। क्या दिया है? रोको मत जाने दो। तो अब यहां पर न जाने दो की बात
हो रही है कि जाने मत देना, इसको रोक लो, है ना। अगर यहाँ पर एक विराम चिन्ह लगाया है ना, विराम चिन्ह लगाया है कि रोको मत जाने दो, आगे ऐसे ही रोको मत, अगर यही विराम चिन्ह मत के बाद लगाया जाता है तो फिर इसका अर्थ ही विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। रोको मत, जाने दो। यहां बताया गया है कि इसको जाने दो भाई, रोको मत। और पहले वाले वाक्य में रोको के बाद विराम चिन्ह लगाया गया है, तो उसमें रोको मत, जाने दो। तो इस प्रकार बच्चों, इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विराम चिन्ह का कितना महत्व होता है। विराम चिन्ह जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, उदाहरण भी समझाया मैंने कि किस प्रकार अगर विराम चिन्ह का सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है, या फिर एक दूसरे से विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उदाहरण भी बताया कि रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सीखा। अब आगे हम बात करते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। ठीक है, कि विराम चिन्ह के प्रकार। तो यहाँ पर मुख्य मुख्य मैंने लिए हैं, विराम चिन्ह के मुख्य मुख्य प्रकार मैंने लिए हैं, जो कि 13 प्रकार के हैं। बाकी बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, यहाँ पर हम मुख्य प्रकार है वो पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि विराम चिन्ह अगर एक बार देख लोगे तो आपको अपने भविष्य में विराम चिन्ह में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, विराम चिन्ह के प्रकार, टाइप्स ऑफ विराम चिन्ह। ठीक है, जैसे अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ा सा रुकना होता है, ये एक्सप्लेन करूंगी तब बताऊंगी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोमा। फिर है अर्ध विराम, सेमीकोलन। उसके बाद है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। उप विराम, कोलोन। विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्या होता है ये? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अब पता है कि हम अगर आश्चर्य करते हैं, एकदम से चौंक जाते हैं या फिर चकित हो जाते हैं, तो वहां पर लगता है ये चिन्ह, एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी। फिर आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। कोष्ठक, ब्रैकेट। योजक चिन्ह, हाइफन। ठीक है, फिर आगे है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। किसी की बात को रखते हैं तो वो बताऊंगी एक्सप्लेन करके, अच्छे से याद हो जाएगा। 9 हो गया अवतरण चिन्ह है। आगे 10 है लाघव चिन्ह है। क्या है? लाघव चिन्ह है। हम कोई भी चीज में ऐसे छोटा सा गोला लगा देते हैं ना, वो होता है लाघव चिन्ह। इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम आगे। आगे है आदेश चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, रेखांकन चिन्ह है, अंडरलाइन। लोप चिन्ह है कि लोप हो जाता है किसी भी जगह, लोप चिन्ह है, उसकी जगह पर क्या आएगा, ऐसे। तो इन चिन्हों का प्रयोग, ये विराम चिन्ह है मुख्य मुख्य रूप से, कि पहला है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह। ठीक है, इन सब विराम चिन्हों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो कि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर पहला है विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, क्या है? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। कि पूर्ण विराम का प्रयोग कैसे? फुल स्टॉप का साइन क्या होता है? फुल स्टॉप का साइन होता है ऐसे डंडा लगाना, जो कि ये है। तो आपने देखा होगा, साधारण वाक्य जब पूरा हो जाता है, जब वाक्य खत्म हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। कहने का अभिप्राय, जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब वाक्य के अंत में लगता है ये। अगर बीच में लग जाएगा तो वाक्य अधूरा है, तो फिर वो त्रुटि वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अंत में लगेगा वाक्य, जब पूर्ण हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा पूर्ण विराम। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब वाक्य के अंत में क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। देखिए, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर इसके उदाहरण है, जैसे पहला वाक्य है राम खाना खाता है। ये लाल वर्ण में जो दिए हैं वो क्या है? पूर्ण विराम। लाल अक्षर में क्या दिए हैं? पूर्ण विराम। लाल रंग में देख रहे हैं ना आप, पूर्ण विराम दिया है। पूर्ण विराम का चिन्ह सब वाक्यों के अंत में। राम खाना खाता है, वो वाक्य पूर्ण हो गया तो पूर्ण विराम आएगा अंत में। मोहन स्कूल जाता है, वाक्य पूर्ण हो गया तो पूर्ण विराम। राम जा दोस्त मोहन है, मतलब राम का दोस्त मोहन है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, राम का दोस्त मोहन है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। ये सब क्या है? ये सब पूर्ण विराम वाक्य के
उदाहरण है कि वाक्य पूरा हो चुका है, क्रिया पूरी हो चुकी है, उसके बाद पूर्ण विराम लगाया गया है। ठीक है, तो समझ में आया कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे है अल्प विराम। अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प का अर्थ ही होता है थोड़ा। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। हम बोलते हैं ना अल्प अधिक कि कम ज्यादा। ठीक है, तो अल्प का अर्थ ही थोड़ा होता है, तो अल्प विराम हमें नाम से ही पता चल जाता है। जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जहां पर थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां कौन सा चिन्ह होता है? वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आसान भाषा में एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। एक से अधिक जैसे किसी के नाम हो सकते हैं, कोई चीनी, दाल, चावल, ऐसे वस्तुएं हो जो सकती हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा विराम देकर चलना पड़ता है। राम, श्याम और मोहन दोस्त हैं। ठीक है, सीता, गीता और रमा आपस में सहेलियां हैं। इस प्रकार से हमें वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? अल्प विराम। शाबाश, सही पहचाना आपने कि जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम लगाया जाता है, क्योंकि अल्प का अर्थ ही थोड़ा होता है भाई। तो वहां पर क्या लगाया जाएगा? अल्प विराम। आसान भाषा में बताया कि एक से अधिक वस्तु को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए बच्चों। उदाहरण है राम, सीता, लक्ष्मण। कि राम के बाद थोड़ा रुकना पड़ा है तो अल्प विराम, सीता के बाद थोड़ा रुकना। ये लाल रंग में जो दिए गए हैं ये सब क्या है? विराम चिन्ह है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, राम के बाद थोड़ा सा रुके हैं, सीता के बाद थोड़ा सा रुके हैं, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक वस्तु को, चीजों को दर्शाया है ना, सेम सेम को। जैसे मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी थी। कि पहाड़, झरने, नदी, खेत। ठीक है, पहाड़ के बाद अल्प विराम, थोड़ा सा रुकना पड़ा, झरने के बाद, नदी के बाद, खेत के बाद। इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है। एक जैसी कई वस्तुएं हो उनको दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है, और अल्प विराम का अर्थ होता है जहां पर थोड़ा सा रुकना पड़े। ठीक है, तो ये तो था अल्प विराम। अब आगे है बच्चों उपविराम। क्या है? उपविराम चिन्ह। जो दो बिंदु लगाए जाते हैं ना वो क्या होते हैं? उपविराम होते हैं। क्या होते हैं वो? उपविराम होते हैं। जब किसी शब्द को, परिभाषा देखिए, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वह उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? अलग दर्शाया जाता है। किसी चीज को थोड़ा अलग से प्रदर्शित किया जाता है तो वहां पर कौन सा चिन्ह लगता है? उपविराम। थोड़ा आपको अटपटा लगा होगा, पर उदाहरण देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा। आसान भाषा में जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए। कोई विषय होता है, जैसे प्रदूषण एक विकट समस्या, निबंध आते हैं ना, तो प्रदूषण के बाद ये उपविराम लगता है क्योंकि कोई विषय दर्शाया गया है ना। इस प्रकार से जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए वहां पर उपविराम का प्रयोग होता है। अभी देख लीजिए आप उदाहरण, आपको समझ आएगा। देखिए, उदाहरण के बाद ही क्या लगा है? उपविराम लगा है। आप देखिए, उदाहरण के बाद ही हमने उपविराम लगाया है क्योंकि हम आगे दर्शा रहे हैं। कृष्ण के अनेक नाम, आगे उपविराम। कि मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। तो मोहन, श्याम ये बीच में कौन से लगे हैं? कौन से विराम चिन्ह लगा है? अल्प विराम। शाबाश, अच्छे से पहचाना आपने क्योंकि पहले ही हम करके गए हैं। फिर है उदाहरण। उदाहरण के बाद क्या लगा है? उपविराम। राम खाना खाता है। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। कोई भी निबंध होता है, आप देखते हैं ना, प्रदूषण एक विकट समस्या, दहेज एक कुपर था, आगे उपविराम लगता है। ठीक है, सब में क्या लगता है? उपविराम लगता है। तो इस प्रकार से अगर किसी को भी हम दर्शाते हैं अच्छे से किसी विषय को, तो उसके बाद हम उपविराम लगाएंगे। फिर आगे है बच्चों विराम चिन्ह संख्या 4, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये सब बच्चे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही आसान एक प्रश्नवाचक विराम चिन्ह होता है, एक पूर्ण विराम होता है। विस्मयादि बोधक ये तो हम देखते ही पहचान जाते हैं। शाबाश, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, एक डंडा, ऊपर नीचे बिंदु। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, हर्ष मतलब खुशी, विवाद झगड़ा, विस्मय घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। ये आश्चर्य है बेटा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये है आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इनका भाव जहां पर होगा वहां पर क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। आसान भाषा में क्या
कहेंगे इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। अव्यय कौन से होते हैं, अभी बात ये भी आ गई। अव्यय किसी को पता ही नहीं होगा अव्यय शब्द कौन से होते हैं, तो कैसे पता चलेगा किससे पहले किया जाता है, अव्यय क्या होता है। तो बच्चों अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से अर्थात लिंग वचन कारक आदि के आधार पर जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, तो देखो ये विस्मयादिबोधक समझ में आया कि हर्ष, विवाद, घृणा, आश्रय, करुणा, भय आदि के आधार पर किया जाता है। इन वाक्यों में किया जाता है, जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। इन सब के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे वाक्य देख लेते हैं, आय, हाय, वह मार गया, वह मर गया। ठीक है, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, वह मर गया। आह, कितना सुहावना मौसम है। वाह, कितना सुंदर वृक्ष है कि हमें अच्छा लगता है, एकदम देखते ही हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इन वाक्यों में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक डंडा, उसके बाद पूर्ण विराम के बाद नीचे एक बिंदु। ठीक है, वो होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करना सीख गए। अब देखो बच्चों, आगे है अर्धविराम। क्या है आगे, अर्धविराम, कि पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक। अल्प विराम में थोड़ा सा रुकना होता है, उससे थोड़ा ज्यादा, और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकते हैं, वहां पर होता है अर्ध विराम। जैसे देख लीजिए आप, आसान भाषा में एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण, सूर्यास्त हो गया। ठीक है, सूर्यास्त हो गया कि दूसरा, अब दूसरी बात बताएंगे इसके साथ ही, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो हम है ना यहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुक रहे हैं और पूरा नहीं हुआ वाक्य, पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुक रहे हैं। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, कि एक वाक्य खत पूरा तो हो गया है, पर उसके बाद वाक्यांश का संबंध रहता है कि एक वाक्य का अंश और आएगा। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। ठीक है, कि बात को पूरी नहीं हुई है और भी आगे बताना है, वाक्य पूरा, वो बात को पूरी नहीं हुई है, वो बात कंप्लीट नहीं हुई है, वहां पर आता है अर्धविराम। ठीक है, ऊपर बिंदु और नीचे कोमा जो होता है वो होता है अर्धविराम। ठीक है, तो बच्चों आगे है, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो यहाँ पर भी अर्ध विराम आएगा। क्या आएगा, अर्ध विराम। तो ये भी अच्छे से समझ लिया हमने। आगे है आपका पसंदीदा विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, जो कि सब आसानी से कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क बहुत आसान है, बच्चे खुश होते हैं। अगर ये प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है तो बच्चे खुशी से इसका आंसर दे आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, कि वाक्य क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, प्रश्न पूछा जाना चाहिए। जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वह क्या खा रहा है, पूछ रहे हैं हम प्रश्न। राम बाजार से क्या लेकर आया। सीता के पिता का नाम क्या था। शिव कौन थे। सब में प्रश्न पूछा गया है, सबके अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये तो था प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। आगे हम करेंगे योजक चिन्ह। कौन सा, योजक चिन्ह हाइफन, कि योजक चिन्ह कहां पर लगाते हैं, तो देखिए कहां पर लगाते हैं। तो बच्चों दो शब्दों में परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए, अगर दो शब्दों में कहीं पर भी संबंध प्रकट होगा, वहां पर उन्हें जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो शब्दों में परस्पर संबंध प्रकट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, वह राम सीता की मूर्ति है। दो शब्दों को जोड़ा गया है, राम सीता है ना, राम और सीता, तो यहाँ पर योजक चिन्ह है। सुख दुख जीवन में आते रहते, जैसे कि यहाँ पर मैं बता सकती हूँ, द्वंद्व समास जहां पर भी होता है वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, रात दिन। ठीक है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह जोड़ने के लिए। फिर है, देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो यहाँ पर भी तन मन धन जो है वो योजक चिन्ह है। ठीक है, इस प्रकार से जहां पर भी क्या होता है, संबंध प्रकट करने के लिए शब्दों को जोड़ा जाता है आपस में, तो वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह का चिन्ह जो होता है ऐसे माइनस टाइप में होता है। ठीक है,
अब आगे करेंगे कोष्टक चिन्ह है, ब्रैकेट कहां पर लगाई जाती है ये देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। वाक्य के बीच में आए शब्दों तथा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, कई बार क्या होता है कोई कठिन शब्द आ जाता है, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं और उसका अर्थ समझा देते हैं। ठीक है, कि ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होता है, आसान भाषा में ब्रैकेट का प्रयोग मतलब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। ठीक है, अध्यापक निकल जाओ कक्षा से, तो उसका भाव भी बताया गया है समझाने के लिए कि चिल्लाते हुए, ब्रैकेट में लिखा गया चिल्लाते हुए बोलता निकल जाओ कक्षा से, क्लास से निकल जाओ। विश्वामित्र ठहर जा, तो क्रोध में कांपते हुए मतलब गुस्से में बोल रहे हैं वो, ठहर जा। ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज मतलब इसका दूसरा नाम क्या है समझाने के लिए कि युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर को ही धर्मराज बोला जाता है ना, सत्य और धर्म के संरक्षक थे, मतलब उन सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले थे। तो किसी कठिन शब्द को समझाने के लिए उसका अर्थ लिख देते हैं हम ब्रैकेट में। ठीक है, किसी के भाव को समझाने के लिए अर्थ लिख देते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये 8वां विराम चिन्ह हमारा था। अब बच्चों आगे है पदलोप चिन्ह। क्या है, पदलोप चिन्ह, कि शब्द लोप चिन्ह भी बोल सकते हैं। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, कि कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, कि चिन्ह छोड़ना हो कहीं पर, तो पदलोप चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके कि एकदम सीक्वेंस में ऐसे कि पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राम ने मोहन को गाली दी, आगे क्या गाली दी, उसको पद वो शब्द लोप कर दिया हमने, उसको छुपा दिया, समझाया नहीं। मैं सामान उठा दूंगा पर, ऐसे बोलते हैं ना हम किसी वाक्य को करते, कई बार गुस्से में बोलते हैं, मम्मी अपने बच्चे को बोलती है ऐसा कर लो वरना, कि आगे ऐसे बोलते हैं कि जैसे नीचे चले जाओ वरना, कि इस प्रकार से हम उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो मैं घर अवश्य चलूंगा, पदलोप कर देंगे पर, तुम्हारे साथ आगे पदलोप कर दिया। इस प्रकार से वाक्य बोलते बोलते हम आगे शब्दों का लोप कर देते हैं। पद का अर्थ ही शब्द होता है, कि आगे वाला शब्द बोलते नहीं, हम चुप हो जाते हैं। जिसे आपके घर में भी बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं, आपकी दादी बोलती है अरे शोर मत करो नहीं तो, ऐसे। ठीक है, शाबाश, समझ में आ गया। चलो, हंसी भी आ रही है आपको देखते देखते, वेरी गुड। तो इस प्रकार पदलोप चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जो शब्द हमें बोलना नहीं होता उसको हम छुपा लेते हैं मुख में ही, और वो पदलोप चिन्ह हो जाता है, आगे डैश 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 करके ऐसे लिख देते हैं। ये तो हो गया पदलोप चिन्ह। अब आगे है बच्चों अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, तो कई बार क्या होता है, कोई बड़ा आदमी वाक्य बोलता है तो वो जगत में प्रसिद्ध हो जाता है कि किसने क्या कहा। उस वाक्य को रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, मतलब इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं उसको, कि कोमा में बंद करना। इस प्रकार से हम कही हुई बात को बंद कर देते हैं। जैसे किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए, कि जिस प्रकार उसने कहा था ना वैसा का वैसा बताने के लिए आगे वालों को अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कोमास भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमास, कि किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए, जैसा आगे वाले ने कहा था वैसा वैसा सामने वाले के सामने परोसने के लिए उद्धरण, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, तुलसीदास ने सत्य कहा है, क्या कहा है वो वैसा का वैसा ही क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे, पराधीन सपने हूं सुख नाही। ठीक है, पराधीन सपने हूं सुख नाही, कि ये कहा है तुलसीदास ने, तो फिर वैसा का वैसा हम क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। फिर जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है। ठीक है, जीवन क्या है, विश्व की संपत्ति है। ये किसने कहा, जयशंकर प्रसाद ने। वैसा का वैसा जो कहा है वो हम अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है,
सत्य बोलना सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। कहने का अभिप्राय हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर राम ने जैसा कहा था वैसा का वैसा अगर यहाँ पर लिखा है, किसी की कही हुई बात को वैसा का वैसा आगे वाले के सामने परोसना हम इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी अच्छा हो गया कि अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना हमने सीखा। तो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों ये विराम चिन्ह का टॉपिक, तो ध्यान पूर्वक देखिए, एक या दो बार आप अच्छे से देखेंगे तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब आगे बारी आती है रेखांकन चिन्ह की। अंडरलाइन हम कहां पर करते हैं, अंडरलाइन हम कहां पर करते हैं, तो देखिए किसी भी वाक्य में क्या होता है, हम बोलते हैं तो बहुत बार कुछ महत्वपूर्ण शब्द आ जाता है, उसकी तरफ हमें ध्यान दिलाना होता है कि ये इंपॉर्टेंट, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ मुख्य है। तो किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए, वाक्य को रेखांकित करने के लिए उस शब्द के नीचे रेखा अंकित की जाती है, अंडरलाइन लगाई जाती है, उसको हम रेखांकित चिन्ह कहते हैं। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। कौन पृथक करती है, इस वाक्य में यमुना नदी एक महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन लगाएंगे, रेखा अंकित करेंगे, रेखा लगाएंगे, रेखा खींचेंगे, तो ये हो जाएगा रेखांकित चिन्ह। फिर है गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, रचना है। कृति का अर्थ होता है बच्चों रचना, तो यहाँ पर गोदान जो है उसके नीचे अंडरलाइन लगाया है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था, तो यहाँ पर बच्चों बरगद जो है वो क्या है, बरगद का पेड़ मुख्य है, तो यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था, तो बरगद के नीचे हम रेखांकित करेंगे, तो इस जो रेखांकित की है इसको हम रेखांकन चिन्ह या अंडरलाइन बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करना भी मैंने आपको बताया। अब आगे है लाघव चिन्ह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा चिन्ह है, आसानी से हो जाएगा। लाघव का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में, ठीक है, किसी का निचोड़। जैसे हम कुछ शब्दों को बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं ना बहुत से शब्दों को, तो उसको हम पूरा ना लिखकर छोटा लिख देते हैं, उसका संक्षेप रूप लिख देते हैं और उसके नीचे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ऐसे लाघव चिन्ह लगा देते हैं तो हो जाएगा पूरा। ठीक है, जैसे डॉक्टर के आगे लगाते हैं, तो ये हम लिखते भी आ रहे हैं और समझते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो वो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शब्द जो है वो पूरा हो जाएगा। किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को जो सब पहचानते हो संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लेकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही का क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। यह शून्य क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह। ठीक है, उदाहरण डॉक्टर के लिए हम डो लिख देते हैं, हमेशा देखिए हम ऐसा लिख देंगे और उसके बाद हम लाघव चिन्ह लगा देंगे तो समझ जाएंगे ना, सब समझ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब समझ जाएंगे कि ये क्या है, डॉक्टर है। फिर देखिए आगे क्या लिखना होता है, आगे अगर लिखेंगे, अगर हम पंडित लिखेंगे, पंडित, और उसके बाद लाघव चिन्ह लगा देंगे तो उसको हम क्या पहचानेंगे, पंडित। इंजीनियर के लिए हम क्या लिखेंगे, इंजी लिख देंगे और आगे लाघव चिन्ह लगा देंगे। फिर उत्तर प्रदेश के लिए भी हम ऊ लिख देंगे और प्र लिख देंगे, समझ जाएंगे सब के सब उत्तर प्रदेश है ये। ठीक है, तो संक्षेप में जब अगर किसी प्रसिद्ध और मुख्य शब्द को लिखा जाता है तो उस शब्द के पहले वर्ण के आगे हम लाघव चिन्ह लगा देंगे या जीरो लगा देंगे या शून्य लगा देंगे, तो वहां पर वो हो जाएगा लाघव चिन्ह। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। अब आगे है बच्चों विवरण चिन्ह। आगे अंत में मैंने दिया है विवरण चिन्ह कि साइन ऑफ फॉलोइंग, कि किसी भी चीज का हम विवरण देंगे, एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद हम लगा करते हैं ना, करते हैं लाघव, ये विवरण चिन्ह देते हैं। कई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं भाई, कई क्या करते हैं ऐसे भी कर देते हैं, एरो भी लगा देते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश, जो वाक्य का अंश होता है, पूरा नहीं होता वाक्य, वाक्य के अंश होता है, आगे भी उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में सूचना दी जाती है, निर्देश दिया जाता है, उसके बाद कौन सा चिन्ह कर देंगे हम, विवरण चिन्ह है। किसका विवरण आगे है, जैसे उदाहरण देख लीजिए,
आम के निम्न फायदे हैं। निम्न मतलब नीचे लिखे गए हैं भाई। उसके बाद विवरण चिन्ह है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नीचे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, विवरण चिन्ह दे दिया है ये यहाँ पर। वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नीचे लिखे गए हैं भाई, एक वचन और बहुवचन। इस प्रकार से हम किसी भी चीज की निर्देश देते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आगे कर रहे हैं, तो वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, साइन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने चिन्ह के बारे में सीखा। ठीक है, विराम चिन्ह के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था और बहुत आसान भी है, पर कई बच्चों के मेरे पास आती है कि मैम वीडियो बना दीजिए विराम चिन्ह की, प्लीज वीडियो बना दीजिए। तो आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दी है। आपको समझ भी आएगा, एक बार देख लीजिए। ये 6 to +2 तक यही विराम चिन्ह रहते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। एक बार वीडियो देख लेंगे तो जरूर आपको समझ आएगा। तो आज आपने पूर्ण देखी है वीडियो, आपको समझ भी आया होगा। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।